आज के विचार विमर्श में आपका स्वागत है। हमारे पास ओशो की रिलेशनशिप पर दी गई स्पीच के कुछ अंश हैं और ख़ास तौर पर हम उन विचारों को समझने की कोशिश करेंगे जिन्हें स्रोत में धोखेबाज औरत की 5 निशानियां शीर्षक के तहत रखा गया है। हमारा मकसद यहाँ किसी नतीजे पर पहुँचना या किसी को परखना नहीं है, बल्कि इन विचारों को समझना है जो स्रोत में दिए गए हैं। स्रोत का कहना है कि रिश्ते भरोसे पर चलते हैं और उसमें बताए गए संकेतों पर गौर करने से हमें रिश्तों में थोड़ी और सजगता रखने में मदद मिल सकती है। ये किसी पर इल्जाम लगाने के लिए नहीं है। बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं कि ये स्रोत ओशो के नजरिए से इन संकेतों के बारे में क्या कहता है। स्रोत में जो पहला बिंदु उठाया गया है वो है ध्यान का अभाव, या जिसे कह सकते हैं उपस्थिति की कमी। मतलब जब कोई साथी आपके साथ होकर भी दिमागी तौर पर कहीं और हो, जैसे लगातार फोन में उलझे रहना या अपनी ही सोच में डूबे रहना। स्रोत इस सिलसिले में ओशो के एक विचार का जिक्र करता है, जहां प्रेम होता है वहां उपस्थिति होती है। तो शारीरिक मौजूदगी के बावजूद अगर मानसिक और भावनात्मक जुड़ाव महसूस ना हो तो स्रोत इसे एक इशारा मानता है। और ये दिलचस्प नुक्ता है, स्रोत इसे महज सिर्फ व्यस्त होने से कहीं ज्यादा गहरा बता रहा है। ये इशारा करता है कि ध्यान कहीं और भटक रहा है और शायद भावनात्मक कनेक्शन धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है। स्रोत में ओशो के दर्शन का जो हवाला दिया गया है उसके मुताबिक तो सच्ची उपस्थिति या प्रेजेंस ही गहरे रिश्ते की जान होती है। तो अगर ये उपस्थिति कम हो रही है तो स्रोत इसे रिश्ते में एक अहम बदलाव के तौर पर देखता है। ये सिर्फ कामकाज की व्यस्तता नहीं, बल्कि एक तरह की भावनात्मक दूरी का संकेत हो सकता है, जैसा स्रोत बताता है। बिल्कुल। स्रोत ये भी कहता है कि ये ऐसी गैर मौजूदगी है जिसे महसूस किया जा सकता है, भले ही दूसरा व्यक्ति कमरे में ही क्यों ना बैठा हो। ऐसा लगता है जैसे उनके और आपके बीच वो एक अनदेखी दीवार खड़ी हो गई है। और स्रोत के मुताबिक ओशो के विचार में प्रेम वो ध्यान की उच्चतम अवस्था है। जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो आपका पूरा ध्यान, आपकी पूरी चेतना उस व्यक्ति पर केंद्रित होती है। तो ध्यान का हटना स्रोत के अनुसार प्रेम के प्रवाह में कमी आने जैसा है। ये सिर्फ आदत या लापरवाही नहीं, बल्कि रिश्ते की ऊर्जा में बदलाव का सूचक हो सकता है। ये ध्यान भटकाव की बात सोचने वाली है वाकई। और स्रोत आगे बताता है कि ये सिर्फ ध्यान तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि साथी के व्यवहार में भी कुछ अचानक बदलाव नजर आने लगते हैं। ये दूसरा संकेत है जिसके बारे में स्रोत बात करता है। सही कहा। स्रोत इसे व्यवहार में अचानक बदलाव कहता है, यानी बिना किसी साफ वजह के साथी के रवैये में एक बड़ा फर्क आ जाना, जैसे अचानक बातें कम कर देना या वो पहले जैसी गर्मजोशी न दिखाना। मुस्कुराहट भी कई बार थोड़ी बनावटी या ऊपरी लग सकती है। हाँ, और स्रोत इस बदलाव को समझाने के लिए फिर ओशो के एक विचार का हवाला देता है, जहां झूठ शुरू होता है वहां आत्मा मरने लगती है। ये एक तरह से सवाल खड़ा करता है कि क्या वो पहले वाली सहजता, वो खुलापन कहीं छिप गया है? क्या उस असली व्यक्तित्व पर एक नकाब चढ़ गया है? बिल्कुल। स्रोत के अनुसार व्यवहार में ये अचानक आया बदलाव किसी अंदरूनी कश्मकश या शायद कुछ छिपाने की कोशिश का नतीजा हो सकता है। जब रिश्ते की वो स्वाभाविक लय बिगड़ने लगती है और व्यवहार थोड़ा सोचा समझा या कह लें बनावटी लगने लगता है, तो स्रोत इसे गहरे स्तर पर कुछ बदलने का संकेत मानता है। ये दिखाता है कि रिश्ते की जो सहज नदी बह रही थी उसमें कहीं कोई रुकावट आ गई है। ये बदलाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि स्रोत के मुताबिक सच्चा प्रेम सहज होता है, उसे अभिनय की जरूरत नहीं पड़ती। और क्या स्रोत ये भी बताता है कि ये बदलाव किस तरह का हो सकता है? मतलब क्या ये हमेशा नकारात्मक ही होता है? स्रोत मुख्य रूप से उन बदलावों पर जोर देता है जो रिश्ते में दूरी पैदा करते हैं, जैसे कम बात करना, स्नेह कम दिखाना या चिड़चिड़ापन बढ़ जाना। हालांकि ये सीधे तौर पर नहीं कहता कि बदलाव हमेशा नकारात्मक ही होगा, लेकिन जिन उदाहरणों का जिक्र है वो ज्यादातर भावनात्मक दूरी बढ़ाने वाले ही लगते हैं। स्रोत का इशारा इस तरफ है कि जब अंदर कुछ असत्य होता है तो बाहर का व्यवहार भी बदल जाता है, वो स्वाभाविक नहीं रह पाता। ठीक है, तो पहले उपस्थिति की कमी, फिर व्यवहार में बदलाव, और इसके बाद स्रोत तीसरे संकेत पर आता है, बहाने बनाने और झूठ बोलने की आदत का पड़ जाना। स्रोत इसमें कुछ आम उदाहरण भी देता है जो शायद कई लोगों ने सुने होंगे, जैसे अरे नेटवर्क ही नहीं था, फोन की बैटरी खत्म हो गई थी, या बस एक जरूरी मीटिंग में फंसा था। बार बार ऐसे बहानों का इस्तेमाल होना।
स्रोत यहाँ फिर ओशो के हवाले से कहता है, प्रेम में पारदर्शिता ही पवित्रता है। यानी स्रोत का मानना है कि जो इंसान रिश्ते में सच्चा है वो अपने साथी को बिना वजह शक या अंधेरे में नहीं रखना चाहेगा। हाँ, और स्रोत इस बात पे खास जोर देता है कि ये कभी कभार का बहाना नहीं, बल्कि जब ये एक पैटर्न बन जाए, एक आदत सी बन जाए। ओशो की व्याख्या के अनुसार, जैसा स्रोत में बताया गया है, पारदर्शिता की ये कमी सीधे सीधे भरोसे को कमजोर करती है। भरोसा जो किसी भी रिश्ते की रीढ़ होता है ना? स्रोत के मुताबिक ये दिखाता है कि रिश्ते की नींव जो सच्चाई और खुलेपन पर टिकी होनी चाहिए, उसमें धीरे धीरे दरारें पड़ रही हैं। हर बहाना, हर छोटा झूठ उस भरोसे की दीवार से, आप कह सकते हैं, एक ईंट हटाने जैसा हो सकता है। ये पारदर्शिता वाली बात अहम है। स्रोत इसे पवित्रता से जोड़ रहा है, यानी सच्चाई और खुलापन रिश्ते को पाक बनाए रखता है। जब ये गायब होता है तो स्रोत के अनुसार रिश्ते की शुचिता भंग होती है। बिल्कुल। स्रोत के मुताबिक ओशो के दर्शन में सत्य का बहुत महत्व है, खासकर रिश्तों में। झूठ या बहाने बनाना सिर्फ जानकारी छिपाना नहीं है, ये साथी के प्रति अनादर भी है। आप ये मान के चल रहे हैं कि वो सच जानने के लायक नहीं है या सच का सामना नहीं कर पाएगा या पाएगी। स्रोत इशारा करता है कि ये रवैया रिश्ते की बराबरी और सम्मान की भावना को चोट पहुंचाता है। और जब पारदर्शिता कम होती है, भरोसा टूटता है, तो शायद भावनात्मक दूरी बढ़ना लाजमी है। यही चौथा संकेत है जिसकी बात स्रोत करता है, भावनात्मक दूरी या इमोशनल डिटैचमेंट। स्रोत बताता है कि ये तब होता है जब साथी आपकी भावनाओं पर, चाहे वो खुशी हो या दुख, कोई खास प्रतिक्रिया देना बंद कर दे। ऐसा महसूस हो सकता है कि आपकी उदासी उन्हें छू नहीं रही, या आपकी किसी बड़ी कामयाबी पर भी उनके चेहरे पर सच्ची खुशी की झलक ना दिखे। रिश्ता बस एक औपचारिकता, एक ढांचा बनकर रह गया है। स्रोत यहाँ फिर ओशो का एक कथन सामने रखता है, प्रेम अगर दिल से न बहे तो वो केवल अभिनय है। इसको समझना और महसूस करना ये तो बहुत जरूरी होता है। जब ये भावनात्मक प्रतिक्रिया या कह लीजिए सहानुभूति खत्म हो जाती है, तो स्रोत के अनुसार रिश्ता अपनी रूह खो देता है। वो बस एक खाली बर्तन की तरह रह जाता है जिसमें कोई सामग्री नहीं होती। ये सिर्फ साथ रहना नहीं, बल्कि भावनात्मक तौर पर अलग हो जाने का साफ संकेत है, जैसा स्रोत बताता है। स्रोत ये भी कहता है कि ये दूरी कई बार बहुत सूक्ष्म होती है, मतलब बहुत बारीक। शारीरिक रूप से सब कुछ सामान्य लग सकता है, लेकिन अंदर ही अंदर एक खाई बन जाती है। क्या स्रोत इसके कारणों पर भी कुछ कहता है कि ये भावनात्मक दूरी क्यों आती है? और स्रोत सीधे तौर पर कारणों की लंबी लिस्ट तो नहीं देता, लेकिन जो पिछले संकेत बताए गए हैं, जैसे ध्यान का अभाव, व्यवहार में बदलाव, झूठ और बहाने, वो सब मिलकर इस भावनात्मक दूरी को पैदा करने में योगदान देते हैं। जाहिर है, जब भरोसा टूटता है, जब पारदर्शिता नहीं रहती, जब साथी मानसिक रूप से उपस्थित नहीं होता, तो भावनात्मक जुड़ाव का धागा कमजोर पड़ना स्वाभाविक है। स्रोत इसे एक तरह से परिणाम के रूप में देखता है। जब रिश्ते की बुनियाद हिल जाती है, तो भावनाओं का आदान प्रदान भी वो रुक जाता है। समझ गई। यानी ये सब संकेत एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक चेन की तरह। और इस सिलसिले में स्रोत पांचवा और आखिरी संकेत बताता है, बिना किसी वजह के अपराध बोध या गुस्सा दिखाना। इसका मतलब है कि साथी का व्यवहार बिना किसी स्पष्ट कारण के चिड़चिड़ा हो जाए, या वो अचानक बेवजह गुस्सा करने लगे, या फिर कई बार वो अपराध बोध मतलब गिल्ट भी जाहिर कर सकते हैं। स्रोत ये भी कहता है कि कभी-कभी ऐसे लोग आपको ही दोषी ठहराने लगते हैं, अपनी गलतियों के लिए भी, या फिर खुद को बहुत ज्यादा निर्दोष साबित करने की पुरजोर कोशिश करते हैं। स्रोत इसे अंदर ही अंदर किसी सच्चाई से भागने का संकेत मानता है। स्रोत के विश्लेषण के अनुसार ये व्यवहार एक तरह से अंदर चल रहे संघर्ष का बाहरी रूप है। जब व्यक्ति अंदर से कुछ छिपा रहा होता है या किसी बात को लेकर असहज होता है, तो वो अपराध बोध महसूस कर सकता है। लेकिन इस अपराध बोध का सामना करना मुश्किल होता है, इसलिए अक्सर गुस्से, चिड़चिड़ाहट या वो रक्षात्मक रवैया, डिफेंसिवनेस के रूप में बाहर आता है। स्रोत इसे एक तरह से ध्यान भटकाने का तरीका भी मानता है, अपनी अंदरूनी उलझन से ध्यान हटाकर सारा दोष बाहरी हालात या साथी पर डाल देना। ये दिलचस्प है कि अपराध बोध और गुस्सा, दो विपरीत लगने वाली भावनाएं, एक ही स्रोत से आ सकती हैं, जैसा कि स्रोत बता रहा है। स्रोत का इशारा इसी तरफ है। अंदर का अपराध बोध इतना भारी हो सकता है कि व्यक्ति उसे झेल नहीं पाता और वो बाहर गुस्से या आरोप लगाने के रूप में निकलता है। ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक बचाव तंत्र हो सकता है। खुद को सही साबित करने की जरूरत महसूस होना भी इसी अंदरूनी कश्मकश का हिस्सा हो सकता है।
स्रोत बताता है कि जो व्यक्ति अपने सत्य के साथ खड़ा है, उसे बेवजह गुस्सा करने या खुद को निर्दोष साबित करने की जरूरत महसूस नहीं होती। तो ये थे वो 5 संकेत जो इस स्रोत में ओशो रिलेशनशिप स्पीच के हवाले से बताए गए हैं। उपस्थिति की कमी, व्यवहार में बदलाव, बहाने और झूठ, भावनात्मक दूरी और बेवजह का अपराध बोध या गुस्सा। लेकिन यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है, और स्रोत भी इस बात पर रोशनी डालता है कि ओशो का इरादा, जैसा स्रोत में बताया गया है, किसी पर धोखेबाज का ठप्पा लगाना नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। स्रोत जोर देता है कि इन संकेतों का उद्देश्य जागरूकता बढ़ाना है, रिश्तों में सजग रहना है, लेकिन बिना किसी कड़वाहट या शक के। किसी नतीजे पर कूदने से पहले गहरी समझ जरूरी है। स्रोत एक और बहुत मार्के की बात कहता है, वो ये कि जो व्यक्ति धोखा दे रहा है वो असल में सबसे पहले खुद से दूर हो गया है। अपने अंदर के सत्य से उसका नाता टूट गया है। ये सिर्फ दूसरे को धोखा देना नहीं, बल्कि खुद के साथ भी एक तरह का धोखा है। एकदम सही। ये पूरी बातचीत हमें स्रोत के उन बुनियादी विषयों पर वापस ले आती है जिन पर ये संकेत आधारित हैं: विश्वास, उपस्थिति, पारदर्शिता और सच्चा भावनात्मक जुड़ाव। स्रोत के अनुसार ओशो के विचारों में ये किसी भी स्वस्थ और जीवंत रिश्ते की बुनियाद है। और स्रोत का ये सवाल भी बहुत सोचने लायक है कि अगर किसी ने रिश्ते में धोखा महसूस किया है तो बाहर देखने के साथ साथ एक बार अपने अंदर भी झांकना चाहिए। स्रोत पूछता है, कहीं इस प्रक्रिया में आपने खुद को तो नहीं खो दिया? ये आत्मनिरीक्षण की ओर एक अहम इशारा है। हाँ, ये आत्मविश्लेषण वाला पहलू भी महत्वपूर्ण है जो स्रोत उठाता है। शायद रिश्ते में आए किसी भी दरार के लिए सिर्फ एक पक्ष जिम्मेदार नहीं होता, है ना? स्रोत इसी ओर संकेत करता है। ये आत्मविश्लेषण किसी को दोष देने के लिए नहीं, बल्कि अपनी स्थिति को, अपनी भावनाओं को और रिश्ते में अपनी भूमिका को बेहतर समझने के लिए है। अंत में स्रोत ओशो के इस मूल विचार को फिर से सामने रखता है कि प्रेम वहीं जिंदा रहता है जहां सच्चाई हो, जहां एक दूसरे के लिए गहरा सम्मान हो और जहां दोनों साथी जागरूक हों, अपने प्रति भी और एक दूसरे के प्रति भी। इसके बिना जो कुछ भी है वो शायद महज एक समझौता या एक नाटक हो सकता है, सच्चा प्रेम नहीं, ऐसा स्रोत का मानना है। जैसा कि स्रोत के अंत में कहा गया है, और ये बात वाकई सोचने लायक है, प्रेम वहाँ जीवित रहता है जहाँ सत्य, सम्मान और जागरूकता है, बाकी सब केवल नाटक है। इस पूरी चर्चा के बाद शायद ये सवाल मन में उठता है कि रिश्तों में सजग रहने और बेवजह शक करने के बीच की वो पतली सी रेखा कहाँ है? कैसे हम बिना संदेह पाले जागरूक रह सकते हैं? सत्य और समझ की ये खोज शायद कभी खत्म नहीं होती है। आज इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए धन्यवाद।